हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे, जिसमें से फ्रेम, स्टार्टर और स्टार्टर वाइंडिंग को कम्प्लीटली पढ़ चुके थे और पिछले लेक्चर में रोटर को स्टार्ट किए थे और आज फिर से हम रोटर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यह जानेंगे कि स्टार्टर और रोटर को जो लेमिनेट कर रहे थे ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, तो किसका थिकनेस ज़्यादा होता है, रोटर का लेमिनेशन का थिकनेस ज़्यादा होता है या फिर स्टार्टर के लेमिनेशन का थिकनेस ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर यह होगा कि रोटर के लेमिनेशन का थिकनेस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू स्टार्टर के लेमिनेशन के थिकनेस से। इसके पीछे क्या रीज़न है कि स्टार्टर के लेमिनेशन का थिकनेस ज़्यादा रखते हैं? इस रीज़न को समझने के लिए हम लोग जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल एंड वर्किंग को समझना होगा, तभी हम इस रोटर के थिकनेस क्यों ज़्यादा रखते हैं ये हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शॉर्ट में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग और प्रिंसिपल को यहाँ पर शो करते हैं, दिखाते हैं। तो फास्ट थोड़ा बोलेंगे, इससे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आगे भी पढ़ना है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। तो यहाँ पर बता दें कि ये क्या है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसके पास जो स्टार्टर होगा, स्टार्टर के पास जो थ्री फेज स्टार्टर वाइंडिंग होगा उसको क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे, आर डेट मीन्स आर देंगे, वाई देंगे, बी देंगे। तो ये थ्री फेज सप्लाई देंगे जिसका नेचर अल्टरनेटिंग होगा और इसी कारण जो है आर फेज के कारण I1 करंट इंड्यूस होगा, वाई फेज के कारण I2 करंट इंड्यूस होगा और बी फेज के कारण I3 करंट इंड्यूस होगा। तो इस तीनों करंट जो इंड्यूस कर रहे हैं डेट मीन्स I1, I2, I3, तीनों करंट के कारण जो है तीनों करंट जो है उसका भी नेचर क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि हमारा फेज सप्लाई फेज दिए हैं, थ्री फेज सप्लाई दिए हैं, उसका नेचर अल्टरनेटिंग है। तो I1, I2, I3 का भी नेचर जो होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी कॉइल है, अगर कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है, डेट मीन्स कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो उसके चारों ओर अपना क्या करता है, फ्लक्स सेटअप करता है। और जैसा कि जानते हैं कि अगर फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IM के, डेट मीन्स मैग्नेटाइजिंग करंट के। डेट मीन्स कोई भी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा डेट मीन्स I1 जो है आर फेज में I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपना फ्लक्स सेटअप करेगा, क्या Φ1 फ्लक्स सेटअप करेगा, और वाई फेज में जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वह जो है Φ2 फ्लक्स सेटअप करेगा और I3 जो है Φ3 फ्लक्स सेटअप करेगा। डेट मीन्स I1, I2, I3 का जब नेचर अल्टरनेटिंग नेचर का है तो इसके कारण जो फ्लक्स सेटअप हुआ है Φ1, Φ2, Φ3, इसका भी क्या नेचर होगा, इसका भी नेचर होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। डेट मीन्स Φ1, Φ2, Φ3 का नेचर क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, और यह फ्लक्स Φ1, Φ2, Φ3 जो है वो स्टार्टर कोर में सेटअप होगा, स्टार्टर के कोर में सेटअप होगा। चलिए आप समझते हैं कि हम क्या बोले थे कि पिछले लेक्चर में कि यह स्टार्टर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है, मिनिमम एयर गैप 0.3 से 0.5 mm तक वेरी करता है। उस एयर गैप में ये तीनों फ्लक्स एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनाता है और उस रिजल्टेंट फ्लक्स जो है स्टार्टर और रोटर के बीच जो एयर गैप है उसमें रोटेट करते रहता है। डेट मीन्स यहाँ पे जो है स्टार्टर और रोटर के पोल है जिसके बीच में क्या कर रहेगा, ये रोटेट करेगा रिजल्टेंट फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसको डिनोट करते हैं फायर से, डिनोट करते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं फायर से, जो कि तीन फ्लक्स से कंबाइन होकर बना है। डेट मीन्स Φ1, Φ2, Φ3, या Φ1 जो है I1 के कारण आया, Φ2 जो है I2 के कारण आया, Φ3 जो है I3 के कारण आया जो है। यहाँ पे जो है तीनों फ्लक्स के फेजर सम करते हैं, अलजेब्रिक सम नहीं करते हैं। यहाँ पे तीनों फ्लक्स के फेजर सम करके हमको एक रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है जिसको डिनोट करते हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है जिसको डिनोट करते हैं फायर से। और फायर जो होता है उसका नेचर क्या होता है कि रोटेटिंग नेचर का होता है। फायर जो होगा रोटेटिंग नेचर का होगा और वह क्या करेगा, स्टार्टर और रोटर के बीच जो एयर गैप है उसमें रोटेट करता रहेगा और वह जो है NS स्पीड से रोटेट करेगा। डेट मीन्स फायर जो है रिजल्टेंट फ्लक्स NS स्पीड से रोटेट करता रहेगा और NS स्पीड से, डेट मीन्स NS क्या है तो साइक्रोनस स्पीड से है। तो साइक्रोनस स्पीड से है, साइक्रोनस स्पीड किस स्पीड को कहते हैं, कहता है कि जब स्टार्टर और रोटर के बीच में जब एयर गैप है और उस एयर गैप में जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट करेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट करेगा, उसी हम स्पीड्स को हम बोलते हैं साइक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जिसको कैलकुलेट किया जाता है 120 F/P, जहाँ पे F जो है क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आई तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बता दें कि जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे थे यहाँ पे उस RYB फेज सप्लाई दे रहे थे, उसका अगर फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड, उसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F, क्योंकि वह उसका फ्रीक्वेंसी हमको पता था। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, मान लिया F फ्रीक्वेंसी था, तो उसके कारण जो करंट आएगा उसके कारण उसका भी फ्रीक्वेंसी F होगा, उसके कारण जो फ्लक्स सेटअप होगा उसका भी फ्रीक्वेंसी F होगा। डेट मीन्स इसका भी फ्रीक्वेंसी F होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी F होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी F होगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए। और एक बात और बता दें कि फेजर सम हम लोग करते हैं तो फेजर सम तभी किया जाता है जब तीनों फ्लक्स का अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तब इसका भी फ्रीक्वेंसी F, इसका भी फ्रीक्वेंसी F, इसका भी फ्रीक्वेंसी F, और तीनों का फ्रीक्वेंसी F है। डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी भी F होगा, ना कि 3F होगा। यहाँ पे जब तीनों का फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी अगर
फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो तभी रिजल्टेंट फ्लक्स को हम यहाँ पे फेजर सम करते हैं, और उस रिजल्टेंट फ्लक्स के भी फ्रीक्वेंसी जो होगा वो भी क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ से एक बात, दो बात यहाँ से हमको कैलकुलेट, यहाँ से हम लोग यह जान गए हैं कि ये जो है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि रोटर, ये स्टार्टर है, ये रोटर है, रोटर के भी दोनों के बीच में क्या है कि एयर गैप है, और इसमें क्या कर रहा है कि फायर जो है डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स जो रोटेट कर रहा है, और किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो एन एस स्पीड से रोटेट कर रहा है, डेट मीन्स साइक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, जैसा कि देखें। और इसका जो है कि फ्रीक्वेंसी जो होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ होगा, डेट मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इससे हमको दो बात यहाँ से हमको कैलकुलेट मिला। पहला क्या मिला कि एन एस स्पीड, फायर जो है वो एन एस स्पीड से रोटेट कर रहा है, और दूसरा इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफ होगा, डेट मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग दो बात पता चल गया है। अब यहाँ से देखिए कि अगर यह फ्लक्स जो है क्या होता है कि फ्लक्स का नेचर जब रोटेटिंग नेचर का है, डेट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज करता रहेगा और रोटेट कर रहा है, तो इसके यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक फराडे आ जाएंगे। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जो है इस रोटर के जो अपर सरफेस पे जो स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, उस स्लॉट्स में जो है रोटर कंडक्टर पुट किया हुआ रहता है, उस रोटर कंडक्टर के साथ हमेशा जो है इस रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू चेंज करता रहेगा और उसके साथ लिंक करता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसमें एक ईएमएफ, उसमें क्या होगा कि इस रोटर कंडक्टर में ईएमएफ सेटअप होगा, और उस ईएमएफ सेटअप होगा, और वह ईएमएफ के कारण यहाँ पर जैसा मैं देखिए क्या बनाया है कि ये क्या है, रोटर कंडक्टर है, ये रोटर कंडक्टर है, और रोटर कंडक्टर जो क्या रहता है आपस में शॉर्ट सर्किटेड रहता है। देखिए शॉर्ट सर्किटेड किया हुआ है, डेट मीन्स जिस मटेरियल का इस रोटर कंडक्टर बना हुआ रहेगा उसी मटेरियल से इसको शॉर्ट भी सर्किट भी करते हैं। डेट मीन्स ये कॉपर का बना हुआ होगा, रोटर कंडक्टर कॉपर का बना हुआ होगा, तो शॉर्ट सर्किट भी करेंगे इसको जो है उसी मटेरियल से करेंगे, डेट मीन्स कॉपर से ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोटर कंडक्टर शो किया गया है, और क्या किया हुआ है, इसको एक रिंग के थ्रू क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए, और जब शॉर्ट सर्किट हो गया और वहाँ फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जो ईएमएफ सेटअप हुआ और शॉर्ट सर्किट है, तो उसके कारण क्या होगा, करंट सेटअप होगा उसमें, तो यह करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस रोटर कंडक्टर में। जब रोटर कंडक्टर में क्या होगा, इस रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। हम क्या बोले कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वह फोर्स कितना होता है, वो एफ होता है, डेट मीन्स BIL साइन थीटा होता है। और जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ क्या करे, रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करे, इसीलिए हम लोग रोटर को क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल बनाते हैं। और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, डेट मीन्स एफ बराबर BIL साइन 90 को 1, तो एफ जो होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, BIL हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू BIL हो जाएगा। और बी बराबर जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है 5/A परपेंडिकुलर, और जहाँ पे A परपेंडिकुलर और L क्या होगा, ये दोनों जो है फिक्स होगा। कोई भी डिजाइन मशीन के लिए जो ए कोर का जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, कोर का लेंथ होगा, वो फिक्स होगा। डेट मीन्स फोर्स जो यहाँ पर सेटअप होगा, फोर्स जो क्रिएट होगा यहाँ पे जो फाई और आई के कारण, डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स, और रोटर कंडक्टर में जो करंट है उसके कारण क्या होगा कि एक रोटर कंडक्टर में एक फोर्स, रोटर कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, रोटर कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, और वह फोर्स जो है केवल एक कंडक्टर पे नहीं लगेगा, एक रोटर कंडक्टर पे नहीं लगेगा, बल्कि रोटर पे जितना भी रोटर कंडक्टर पुट किए हुए हैं उस सारे रोटर कंडक्टर पे क्या लगेंगे, वो फोर्स लगेंगे, और इसके कारण क्या होगा कि उस रोटर कंडक्टर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। रोटर कंडक्टर नहीं, रोटर जो है एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कि हम जो रोटर जो है वो इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया, रोटर को है, उस रोटर जो है क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो इसके कारण एक लेंज जी आए थे। लेंज लॉ कहता है कि अगर इफेक्ट जो है कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो कॉज यहाँ पे क्या था, फायर था और NS था, डेट मीन्स साइक्रोनस स्पीड्स, और उसके जो है फ्लक्स के रिजल्टेंट फ्लक्स के कारण ही यहाँ पे उस रोटर कंडक्टर में फोर्स, करंट और EMF सेटअप हो रहा था। ठीक है, तो कॉज कौन था, फायर और NS, लेकिन इफेक्ट हो गया कौन, उसके कारण क्या क्रिएट हुआ, फोर्स लगा, करंट आया और EMF सेटअप हुआ था। और ये तीनों इफेक्ट क्या करेगा, कॉज को अपोज करना चाहेगा, डेट मीन्स इसको जो है इफेक्ट जो है कॉज को कम करना चाहेगा। तो इसके लिए कम तभी करेगा, तब कब करेगा, जब जो है अगर उसी के डायरेक्शन में अगर रोटर मेरा रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तब जो है हमारा क्या कर देगा, ये इफेक्ट जो है कॉज को
अपोज कर सकता है। क्यों? अगर एक डायरेक्शन में अगर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर की डायरेक्शन अगर सेम होगा तो क्या करेगा, बहुत कम जो है फ्लक्स लिंक करेगा। जो सपोज डेट जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी स्पीड से अगर कोई और चलेगा तो दोनों के बीच के जो है बीच में फोर्स कम लेगा, फ्लक्स वहाँ पर इंटरेक्ट कम करेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि मेरा फोर्स इसमें करंट की वैल्यू कम जाएगी, दैट मीन्स पूरा इफेक्ट कम जाएगा और कॉज भी मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए यहाँ से यह पता चला कि रोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, बट इनिशियली जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन जो है फाइनली जो है वो जो है स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। वह जो है सपोज यहाँ पर अब मान लेते हैं, अब हम लोग को यह पता चल गया है कि रोटर जो है एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है। इतना हम वर्किंग देखें तो हमको पता चल गया कि रोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, वह एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हमको यह पता था कि रिजल्टेंट फ्लक्स एन एस स्पीड से रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ इसका फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर था, जो कि हम पीछे देखें। और जो है इसका बाद जो है एक टर्म्स आता है हम लोग को जिसको बोलते हैं स्लिप्स, और स्लिप्स को कैलकुलेट किया था एन एस माइनस एन आर बटा एन एस से। ठीक है, और स्लिप्स की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको अगर डिराइव कीजिएगा आगे तो 1 माइनस एन आर बटा एन एस होगा। अगर किसी भी वैल्यू को अगर एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेट मीन्स उसका वैल्यू 1 से कम होगा। सो स्लिप की वैल्यू 1 से कम होगा, जैसा कि देखिए एस जो है लेस देन 1 है। ठीक है, अब हम लोग को यह पता था कि रिजल्टेंट फ्लक्स की हमको फ्रीक्वेंसी पता था, बट रोटर जिस स्पीड से रोटेट करा एन आर स्पीड से, बट इसका रोटर का फ्रीक्वेंसी पता है नहीं। इसलिए रोटर को फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो एक फार्मूला यहाँ पे आता है जो एस इंटू एफ होता है। एस क्या होता है यहाँ पे स्लिप होता है, और एफ को तो क्या होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, और स्लिप को हम लोग देखें कि 1 से कम होता है। और जो यहाँ पे रोटर में जो फ्रीक्वेंसी है डेट मीन्स रोटर में जो ईएमएफ सेटअप हुआ था उसके कारण जो करंट आया था, उसके कारण जो फ्लक्स सेटअप हुआ था, ये सारे के फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ आर ही होगा। डेट मीन्स रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा, और चाहे बोलिए चाहे ईएमएफ या करंट और फ्लक्स, रोटर के ईएमएफ, रोटर के करंट, रोटर में जो फ्लक्स है उसका फ्रीक्वेंसी एफ आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, और स्लिप की वैल्यू 1 से कम होगा। तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू में अगर 1 से कम वाले चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इससे कम होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम होगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, रिजल्टेंट फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी से इसका कम गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टार्टर का जो फ्रीक्वेंसी होगा, स्टार्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगा रोटर के फ्रीक्वेंसी से। तो मतलब कि रोटर का फ्रीक्वेंसी कम गया, तो इससे एक कंक्लूजन निकला मेरा कि जब रोटर का फ्रीक्वेंसी कम है तो डेट मीन्स उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, और स्टार्टर की जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो डेट मीन्स स्टार्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा स्पीड से होगा। ठीक है, ये बात हमको यह पता चल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि हम लोग जो है ईडी करंट लॉसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ईडी करंट लॉसेस जो है दोनों में होता था। और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मशीन एक जो है स्टार्टर और रोटर दोनों में जो ईडी करंट लॉसेस होगा वो अप्रॉक्स सेम होगा, ऐसा हम सपोज कर लें। और ऐसा जो है लॉसेस को मशीन सस्टेन कर सकता है। और जो ईडी करंट लॉसेस जो होता था वो फ्रीक्वेंसी गुना थिकनेस दोनों का होल स्क्वायर होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेट मीन्स पी ईडी करंट लॉसेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू टी का होल स्क्वायर। अब जो है रोटर में जो है ईडी करंट लॉसेस देखेंगे तो क्या होगा कि रोटर का फ्रीक्वेंसी गुने रोटर का थिकनेस का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे देखेंगे मतलब कि स्टार्टर के ईडी करंट लॉस देखेंगे तो स्टार्टर के फ्रीक्वेंसी या गुने स्टार्टर के थिकनेस दोनों के होल स्क्वायर, उसी को क्या बोलेंगे ईडी करंट लॉसेस। लेकिन हम जान चुके हैं कि यहाँ पे एफ आर डेट मीन्स एफ आर इसका वैल्यू अगर कम है, रोटर की फ्रीक्वेंसी कम है और स्टार्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए जब रोटर की फ्रीक्वेंसी कम है और स्टार्टर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, सो हमको यहाँ पे फाइनली ये रोटर का थिकनेस क्या रखना पड़ेगा, रोटर के थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा, रोटर का थिकनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा। और इसको जो है स्टार्टर के थिकनेस क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा सेम हो। सपोज डैट रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है कि 2 है और इसका 5 है, तो इसको नेक्स्ट टाइम इसका 5 होना पड़ेगा और इसको 2 होना पड़ेगा, तभी ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा सेम होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग फाइनली देख चुके हैं कि जो है ये रोटर का थिकनेस ज़्यादा होगा स्टार्टर के थिकनेस से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं कि रोटर का जो है स्लॉट्स जो होता है उसमें कम रखते हैं स्टार्टर के स्लॉट से।
स्लॉट्स तो दोनों में होते हैं, बट रोटर का स्लॉट्स कम होता है स्टार्टर के स्लॉट से, और साथ ही साथ नॉन इंटीग्रल रखते हैं। क्यों? क्योंकि लॉकिंग प्रोसेस से बचने के लिए। यहाँ पे देखिए कि यह स्टार्टर का पोल है, ये रोटर का पोल है, दोनों आमने सामने रहेगा, डायरेक्ट लॉकिंग होगा, इससे मेरा वर्किंग डिफेक्टिव हो जाएगा। और साथ साथ जब उसको क्या कर दिए हैं कि जब रोटर में स्लॉट्स की संख्या कम बनाए हैं, तो रोटर जो एन होगा इसमें सॉरी स्टार्टर के और दोनों रोटर के पोल जो होगा उस कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड होगा, इसके कारण क्या होगा कि लॉकिंग मेरा कम होगा। इससे हम लॉकिंग से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।